वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम उसके डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे PYQ। अब पहला ही क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था वो एक मेजर ब्रेक थ्रू कैसे था, मतलब उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें कैसे रिवॉल्व हुई। तो सबको पता है इसका आंसर कि ये क्यों जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। Next है a student wishes to study the cell structure under the light microscope having 10x eyepiece and the 4 and 45x objective. He should eliminate the object which of the following colors of light so that as to get the best possible resolution. तो अब ये कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, तो इन सारी लाइट में से वो किस लाइट पे रखे कि उसको वहाँ पे सबसे अच्छा बेस्ट पॉसिबल रिजोल्यूशन मिले। तो इसका आंसर क्या जाएगा, येलो, इसका आंसर जाएगा ब्लू। किस लाइट में रखना है उसको, ब्लू लाइट में रखना है। क्यों जाएगा, देखो जो रिजोल्यूशन होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। किसके, इन्वर्सली, रिजोल्यूशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, ब्लू की, इसलिए वो क्या देगा, मैक्सिमम रिजोल्यूशन देगा। हमें पता है ना ये होता है VIBGYOR, विबग्योर। तो वॉयलेट नहीं है। अब यहाँ कौन कौन से कलर है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। तो सबसे कम पे कौन है, सबसे नीचे वेवलेंथ किसकी है, ब्लू की, इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, ब्लू। क्योंकि जो रिजोल्यूशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की, तो इसका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ हाई रिजोल्यूशन पावर, दिस इज़ ड्यू टू। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसका रिजोल्यूशन पावर क्यों ज़्यादा होती है। देखो जो भी माइक्रोस्कोप यूज़ किए जाते हैं ना सेल के स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, तो क्या करते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करते हैं। अगर हम बात करें वहीं पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो उसका हाई एनर्जी बीम होता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ना अच्छे से फोकस कर पाते हैं पूरा। और इसी की वजह से क्या होता है, वो स्मॉल जो छोटी छोटी फाइन डिटेल्स भी होते हैं उनको मैग्नीफाई करता है बहुत ज़्यादा पावर तक। इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ आ जाती है। जो रेजोल्यूशन अभी हमने पढ़ा कि रिजोल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेवलेंथ के। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं उनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इसलिए वहाँ पे मैक्सिमम रिजोल्यूशन हमें देखने मिलता है। तो फिर पूछा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हाई रिजोल्यूशन पावर क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे वेरी लो वेवलेंथ मिलेगी इलेक्ट्रॉन बीम की। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि रिजोल्यूशन तब ज़्यादा होगा जब वेवलेंथ कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ नॉट कनेक्टेड विद। अब जो ये है तो बहुत पुराने क्वेश्चंस, अगर करना चाहो फिर भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का किसके साथ रिलेटेड नहीं होता, न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ नहीं होता, इसे याद रख लो। नेक्स्ट है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिया सेलुलर ई सेलुलर। अब हमने पढ़ा, ये 2019 का क्वेश्चन है। जो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर दिया था किसने दिया था, सबको पता ही है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, रुडोल्फ विर्चो। अब यहाँ से करते हैं, इधर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर। यह है विच ऑफ द करेक्ट अबाउट द सेल थ्योरी इन द व्यू ऑफ द स्टेटस ऑफ आर नॉलेज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। अब ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनमें से क्या करेक्ट है। सबसे पहले क्या लाइट करेंगे, अंडरलाइट हम, कि करेक्ट पूछा गया हमसे। क्या है पहला, इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या आपको ऐसा लगता है इसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए क्योंकि इसमें हम क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रिया के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कवर हुए हैं। या फिर मॉडिफाइड सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल द लिविंग बीइंग आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड capable of reproducing. Third, a cell theory does not hold the good because all the living beings, example viruses, do not have a cellular organization. फिर D है हमारा, cell theory means that all the living object consist of cells whether are not capable of reproducing. अब कह रहा है कि इसमें से क्या चीज़ है जो आपको लगती है करेक्ट है इन द व्यू ऑफ करंट स्टेटस। अभी में अभी आप जो सेल स्ट्रक्चर के बारे में जितना जानते हैं उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इनमें से क्या चीज़ सही की गई है। अब देखो जो सेल थ्योरी है ना उसके लिए वायरस एक्सेप्शन है। क्योंकि वो क्या है, एक पैरासाइट की तरह हम बोल सकते हैं कि वो जब ना लिविंग है ना नॉन लिविंग, जब लिविंग के अंदर जाता है तो लिविंग की तरह एक्ट करते हैं, और जब नॉन लिविंग के अंदर जाता है तो नॉन लिविंग की तरह ऐसे इनर्ट पड़े रहते हैं। तो सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड, क्योंकि वहाँ पे सारे जो लिविंग बींग्स हैं उनका क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। और जैसे वायरस को भी कहना है कि वायरस क्या है, जो है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, लिविंग भी और नॉन लिविंग की। तो हमारे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक बैठती है जितनी अभी हमारे पास नॉलेज है। सेवेंथ है,
और ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है 1999 का, इतने पुराने क्वेश्चन सब पूछे नहीं जाते हैं। मेनली हमें फोकस करना है जो हमारे रिसेंट मोस्ट क्वेश्चन है कि आप कैसा क्वेश्चन आता है। नेम ऑफ द स्केलेटन शोन आर एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, सेल थ्योरी से एसोसिएटेड है। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू, अब ये तो फिजिक्स की आ गया भाई, बेसिक्स है न्यूमेरिकल। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो जो एक एंगस्ट्रॉम होता है वो नॉन एसआई यूनिट होता है, मतलब वो स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर नहीं आता। तो जो एक एंगस्ट्रॉम होता है ना वो 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें साइंटिफिक नोटेशन में, तो 10⁻⁻10 मीटर बन जाता है हमारा एक एंगस्ट्रॉम। तो अगर देखो यहाँ पे सारी चीज़ें देखो क्या क्या दिया गया है, माइक्रोमीटर में दिया है। अगर एक एंगस्ट्रॉम को तुम 10⁻⁻10 लिखो और उसके बाद क्या है यहाँ पे माइक्रो है, माइक्रो कितना जाता है 10⁻⁻, हाँ तुम कहाँ थे, हम थे 8 क्वेश्चन पे। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है कितना जाता है, तो देखो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है ना वो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मीटर के बराबर होता है। और यहाँ सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं हमें मीटर में दिए गए हैं, और आगे क्या है माइक्रो। तो एक माइक्रो जो होता है, एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो इधर -10 और -6, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर कितना चला जाएगा, 0.001 माइक्रोमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर के बराबर, क्योंकि ये 6 इसमें से माइनस हो जाएगा। जब उसको तुम चेंज करोगे मीटर से माइक्रोमीटर में तो सिर्फ 4 ही जीरो बचेंगे, तो वो हो जाएगा 0.001 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनेली कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सेल होमोजेनेट थ्रो। अब जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको तुम कैसे सेपरेट कर सकते हो, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगल करके, क्रोमेटोग्राफी करके, एक्सरे डिफ्रेक्शन करके, ऑटो रेडियोग्राफी। तो बेसिकली वहाँ पर जो टेक्निक यूज़ की जाती होती है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। अब ये हमने पढ़ा है, हम ये में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या, अब क्या पूछा है कि इनकरेक्ट, क्या इनकरेक्ट है इसमें से। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, क्या ये करेक्ट है, ये क्या ये इनकरेक्ट है। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, क्या वो फूड पार्टिकल्स के इंजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, क्या वो साइटोप्लाज्म में फ्री पड़े रहते हैं। दीज रिप्रेजेंट द रिजर्व मटीरियल इन द साइटोप्लाज्म। तो ये भी सही है कि वो वहाँ पे क्या दिखाते हैं, जो रिजर्व मटीरियल है साइटोप्लाज्म का वो रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही फ्रीली पड़े रहते हैं। और ये कोई भी मेम्ब्रेन, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, इन्हें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती। तो गलत क्या है इसमें कि वो इन्वॉल्व नहीं होती इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल में, ये तो गलत है ना, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, दैट दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल। ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, अब फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, क्या बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल, यही गलत है। अब हमने पढ़ा था मोटिलिटी में कौन थे, सीलिया एंड फ्लैजिला, तो पिलाई और फिम्ब्रे नहीं करवाते। तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे रॉन्ग है। जो पिलाई और फिम्ब्रे हैं वो क्या है, बैक्टीरिया के अपेंडेज, मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो इन, अब हाथ पैर तो है अपेंडिक्स की से समझ सकते हो, लेकिन वो लोकोमोशन में इन्वॉल्व नहीं होते। अब पिलाई क्या होती है, वो भी निकलती है, और वहाँ पे ना फर्टिलिटी फैक्टर, जैसे मैंने बताया था कि वो कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और फिम्ब्रे क्या होते हैं, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और बेसिकली क्या करते हैं ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, अटैच करने में, किसी चीज़ को अटैच करने में सॉलिड सरफेसेस पे उनका ये काम होता है फिम्ब्रे का। और पिलाई का काम होता है ट्रांजैक्शन कॉन्जुगेशन वगैरह में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2015 का है, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। तो प्रोकैरियोट्स हमें पता ही है क्या नहीं मिलेगा, वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलेगी, मेसोसोम्स मिलेंगे, राइबोसोम्स मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा वहाँ पे, न्यूक्लियर एनवलप नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा है वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक्स और होस्ट इन टिश्यू, अब कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया की हेल्प करेगा किसी चीज़ को अटैच करने के लिए। अभी हमने पढ़ा था पिलाई और फिम्ब्रे, पिलाई का काम क्या था, कॉन्जुगेशन में हेल्प कराना, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना, और फिम्ब्रे का काम क्या था, अडहेसिव, मतलब किसी चीज़ पे अटैच करवा देना, बॉन्ड बना लेना, सॉलिड सरफेस पे अटैचिंग में हेल्प करता है फिम्ब्रे। तो कौन करेगा उसको उसका आंसर जाएगा फिम्ब्रे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, इनमें से कौन सी इंक्लूजन बॉडी है जो प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी मिलते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स भी मिलते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स भी मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? पॉलीजोम। हमने पढ़ा था पॉलीजोम एग्रोजोम क्या थे, जब एक सिंगल mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स आ जाएं उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीजोम और राइबोसोम। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? उसका आंसर है मीजोजोम। हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पे क्या क्या कर रहे थे, वो डीएनए रेप्लिकेट कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, सारे काम कौन परफॉर्म कर रहा था? मीजोजोम। तो मीजोजोम काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया का इन बैक्टीरिया में। मोटाइल बैक्टीरिया आर केपेबल टू मूव बाय, अब मोटाइल बैक्टीरिया किसकी वजह से मूव कर पाएगा? फिम्ब्रे की वजह से, सीलिया की वजह से, पिलाई की वजह से, या फ्लैजिला की वजह से? तो इसका आंसर जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला की वजह से क्या होता है? मूवमेंट होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्लैजिलम मोटिलिटी और मोटिलिटी ऑफ ऑर्गन है, मतलब और मोटिलिटी करवाने के लिए ऑर्गन जो है वो फ्लैजिला है। और जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है ना, वो कैसे होता है? इक्विवेलेंट होता है सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर की तरह। और इसमें कौन सा जो प्रोटीन मिलता है वो होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है, और वो हेल्प कराता है रोटेटरी मूवमेंट्स में। तो मोटाइल बैक्टीरिया किसकी वजह से मूव कर पाएंगे? बेसिकली फ्लैजिला की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन अ सेल, अब साइटोस्केलेटन क्या करता है? सबको पता है, मोटिलिटी करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, कि क्या करेगा? अब जो साइटोस्केलेटन है हमने पढ़ा था क्या है? एक नेटवर्क है, पूरा प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क है, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, ये मोटिलिटी में इन्वॉल्व होता है, मैकेनिकल सपोर्ट में होता है, मेंटेनेंस ऑफ शेप, जो सेल है उसकी शेप को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे सेल की शेप ऑप्शन में नहीं है, और यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पे? मोटिलिटी मेंशन है। तो साइटोस्केलेटन क्या काम करता है? मोटिलिटी का भी काम करता है। ये याद रख लो, साइटोस्केलेटन क्या क्या काम करवाता है? मोटिलिटी में हेल्प कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट में, और शेप ऑफ द शेल को मेंटेन करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अब एंडोमेम्ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, सब पता होगा। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो कौन कौन नहीं है इसमें से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? ए नहीं है, सी नहीं है, एंड ई नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ए, सी, ई ओनली, डी ऑप्शन बन जाएगा। तो डी ऑप्शन जो इसके अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आते। हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन डज राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, राइबोसोम के पास कितने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं? अब देखो क्या होता है, वहाँ पे 70S मिलता है और 80S मिलता है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे उसकी बात की गई 70S और 80S, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया? 80S दिया गया, तो इसका आंसर जाएगा 80S। और देखो 2023 का क्वेश्चन है, अब बच्चे कंफ्यूज हो गए इसमें हम क्या लगाएं भाई? तुम्हें पता है 70S राइबोसोम होते हैं, 80S होते हैं, नहीं है 70S तो 80S पे लगाओगे उसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमने यहाँ तक कर लिया था ना, तो 16 तक, 17 पे चलता है। वाई द कैप्सूल एडवांटेज टू द बैक्टीरियम, अब जो कैप्सूल है उसकी क्या एडवांटेज है बैक्टीरिया में? अब देखो इसमें जो आंसर है ना, अब ये इसके मल्टीपल मिल सकते। वो प्रोटेक्शन का काम भी करती है, लोकोमोशन नहीं कराती। इट अलाउ बैक्टीरियम, देखो वही आ गया, इम्यून सिस्टम उसको प्रोटेक्शन करवाएगी। और इट अलाउ बैक्टीरिया टू अटैच द सरफेस, और सरफेस पर अटैच करने के लिए। तो इसके आंसर ए, सी, डी तीनों ही ऑप्शन है इसके। 18 पे चलते हैं, जो टर्म ग्लाइकोकैलिक्स है वो किसके लिए यूज़ करिए? हमने पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ बनती है? सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स आती है, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है स्टिकी जिलेटिनस से स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है? अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। हमने ऐसे पढ़ा था ना, पूरा ऐसे स्ट्रक्चर था, 3 एनवलप थे, सबसे आउटर मोस्ट ये ग्लाइकोकैलिक्स, फिर ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसे हम। तो क्या है? लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को सराउंड करे, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। इधर चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। अब जो मेटासेंट्रिक होता है हमने पढ़ा था, मेटासेंट्रिक क्या होते हैं? पूरे जो इक्वल इक्वल आर्म्स में आ जाए। तो जो सेंट्रोमेयर होगा वो कहाँ मिलेगा? सेंट्रोमेयर इन द मिडल फॉर्मिंग द 2 इक्वल आर्म्स ऑन द क्रोमोजोम, तो एक हो जाएगा थर्ड। एक्रोसेंट्रिक क्या हो जाता है? सब मेटासेंट्रिक। अब देखो सब पे चलता है, सब पे क्या होता है? थोड़ा सा शिफ्ट होगा सेट, तो क्या हो जाएगा? स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल फॉर्मिंग वन शॉर्टर वन लॉन्गर आर्म। सेंट्रोमेयर एट द टर्मिनल एंड इज सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग एक्सट्रीमली शॉर्ट। तो अब क्या होगा? ये होगा कि सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे हो जाएगा, मिडल से थोड़ा सा होगा, और एक लंबी और एक छोटी आर्म बना देगा। सी का जाएगा फोर्थ। तो सी के फोर्थ हमें 2 ऑप्शंस में मिल गए, तो इससे हमारा बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है।
ए का है हमारा थर्ड, तो इसमें देखते हैं ए का थर्ड पहले ही में ही है, तो इससे आंसर तो हमें मिल गया, ए का थर्ड सी का फोर्थ। अब बी पे भी चलते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? वो क्रोमोसोम होते हैं जहाँ पे एंड के बहुत क्लोज में आ जाता है और एक बहुत ही लॉन्ग एक बहुत ही शॉर्ट ऐसा क्रोमो वहाँ पे बन जाता है, और फिर टीलोसेंट्रिक हो जाता है बिल्कुल टर्मिनल, तो डी का हो जाएगा हमारा सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, जो क्रोमोसोम है बैक्टीरियल सेल में 1-3 नंबर हमने पढ़ा है कहाँ मिल कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं बैक्टीरियल सेल में एक या दो भी हो सकते हैं, तो क्या होते हैं हमेशा। अब किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? प्लाज्मिड की बात की जा रही है कि प्लाज्मिड क्या होते हैं। तो हमेशा वो आर ऑलवेज सर्कुलर, आर ऑलवेज लीनियर, कैन ईदर बी सर्कुलर लीनियर बट नेवर विद इन द सेम सेल, कैन बी सर्कुलर एज वेल एज लीनियर विद इन द सेम सेल, सॉरी। तो क्या जाएगा इसका आंसर कि हमेशा वो सर्कुलर होते हैं। लीनियर कभी पढ़ा? नहीं, लीनियर नहीं होते, सर्कुलर लीनियर लेकिन सेम सेल के अंदर मिलता है। हमने क्या पढ़ा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब जो मेन सेल है उसके बाहर मिलने वाला है वो। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट इन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होता है उनके पास पिगमेंट कहाँ मिलता है? क्रोमैटोफोर्स में मिलता है। द साइट ऑफ द रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा? मीजोजोम्स में होगा, ये हमने पढ़ा है सब, वहाँ पे सारे फंक्शन मेंशन किए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? क्या बोला है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आर ई आर के पास राइबोसोम अटैच होता है ई आर पे, एस ई आर के पास राइबोसोम नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ आर ई आर प्रेजेंट होता है, और आर ई आर किसकी साइट होती है? फॉर द लिपिड सिंथेसिस। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है कि इनकरेक्ट है? देखो, अब इन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ आर ई आर प्रेजेंट होता है, नहीं, प्रोकैरियोट्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो एस सी आर ई आर है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलता, वो एक्सक्लूसिवली किसके अंदर मिलता है? यूकैरियोट्स के अंदर मिलता है। तो इसमें इसका आंसर जाएगा 26 का सी ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आर ई आर प्रेजेंट नहीं है कि रफ आर ई आर तो वहाँ होता ही नहीं है ना, वहाँ पे क्या मिलता है? राइबोसोम मिलता है, पेरोक्सिसोम्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कहाँ है? प्रोकैरियोटिक में। और क्या है? यही गलत है, वहाँ पे सिर्फ राइबोसोम मिलता है, ना कि वहाँ पे और कोई ऑर्गेनली नहीं मिलती है प्रोकैरियोट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? न्यूक्लियर पोर एक्ट एज अ पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये लाइन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने पढ़ी है अभी लास्ट में कि न्यूक्लियर पोर्स क्या होता है, उनका काम क्या होता है। फिर मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होता है? उनके पास कंस्पीशियस न्यूक्लियस होता है, नहीं, ये क्या होता है? ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स और हमारे आरबीसीज। तो यही क्या है? यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नीचे क्या है? माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होती हैं बोथ प्लांट एनिमल सेल में, ये भी ठीक है। जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है वो बैरियर बनाता है एंड अंदर के मटेरियल आउटसाइड मटेरियल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। हमारा क्या है? हमें इसे मैच करना है। क्रिस्टाई कहाँ मिलेगा? थैलेकॉइड कहाँ मिलेगा? सेंट्रोमेर कहाँ मिलेगा? सिस्टर्नी कहाँ मिलेगी? देखो, सबसे पहले चलो, अगर कंफ्यूजन है क्रिस्टाई क्रिस्टाई में उसे छोड़ दो, सबसे पहले हम चलते हैं थैलेकॉइड। थैलेकॉइड क्या है? फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द प्लास्टिड, ये तो साफ सी बात है भाई, प्लास्टिड में ही मिलने वाला है। सेंट्रोमेर कहाँ मिलेगा? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा वो क्रोमोसोम का। अब तो क्यू का क्या चला गया? फोर्थ ऑप्शन, देख लो क्यू का फोर्थ, तो इस हिसाब से हमारे शुरू के दो एलिमिनेट हो गए। फिर है हमारा आर, आर का क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। आर का किस में मिल रहा है? ए क्यों मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। इस हिसाब से हमें आंसर तो मिल चुका है, लेकिन अब हमें जो कन्फ्यूजन था उसे क्रॉस चेक कर लो। पी, क्रिस्टाई, क्रिस्टाई कहाँ मिलती है हमें? इन फोल्डिंग्स होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की। और जो सिस्टर्नी होती है वो कहाँ मिलती है? डिस्क शेप सेक्स इन द गोल्जी अपरेटस। सिस्टर्नी का मतलब ये था टिब्यूलर स्ट्रक्चर टाइप, तो ये सिस्टर्नी है और वो क्रिस्टाई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। सेंट्रोमेर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द टू इक्वल आर्म्स, बिल्कुल मिडल में कहाँ मिलने वाला है हमें? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम पे। अब जो शॉर्टर लॉन्गर आर्म होती है सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम की, इनको क्या कहा जाता है? अब देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं है ये। अगर जैसे कई बार जो पुरानी एनसीईआरटी होती थी जब उसमें हम पढ़ते थे तो ये टीचर्स हम लोगों को क्लास में बता देते, तो इसका आंसर जाता है हमारा पी आर्म एंड द क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली। जो पी आर्म होती है वो शॉर्टर आर्म होती है और क्यू जो होती है वो लॉन्गर आर्म होती है। अब हम ये 33 क्वेश्चन पे कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसके पास क्या है? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम्स है, ये बिल्कुल सही है। आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होती है मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स के लिए।
एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। अब हमने ये पढ़ा था कि जो एंजाइम्स हैं दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने अपने एंजाइम्स होंगे, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए कहाँ होंगे, लेकिन और कहाँ पे अंदर पे क्या होंगे। लेकिन जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए वो इनर मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होते हैं, ना कि आउटर मेम्ब्रेन पे। तो इसलिए, और हमें ये सब पता भी है, इसे हम एलिमिनेशन वाले मेथड से कर सकते हैं कि पहली भी ठीक है, हमें पता है ये बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी पता है मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स के लिए परमिएबल होती है, और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है इनफोल्डिंग्स बनाती है अंदर जाके, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई बोलते हैं। तो ये सब सही है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, यही कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एम्बेडेड कहाँ होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं, कहाँ होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं, जो हम रेस्पिरेशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं। अब जो शॉर्टर लॉन्गर आर्म में बताया था हमने, से पी आर्म को शॉर्टर बोलते हैं, क्यू को लॉन्ग आर्म बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए, किसके पास डीएनए तुमको नहीं मिलेगा। न्यूक्लियर एनवलप और माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ डीएनए ऑब्वियसली होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड द वैक्यूल, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। तो जो हमारा डीएनए होता है कहाँ नहीं मिलता, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स में हमारा डीएनए नहीं मिलता, इनके पास डज नॉट कंटेन डीएनए, इनके पास डीएनए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग। अब गोल्जी अपरेटस क्या है, फॉर्मेशन करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का। लाइसोसोम्स क्या है, डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, ट्रैप द वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो डी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट, दो ऑप्शंस में मिल गया, इन्हें काट दो बाकी के। गोल्जी अपरेटस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स, ए का थर्ड, पहला आंसर चला गया हमारा। बाकी क्रॉस चेक कर लेंगे। लाइसोसोम्स, डाइजेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स एंड द वैक्यूल्स आर द ट्रैप द वेस्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के लिए क्या चीज़ ट्रू है, लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द डिवाइडिंग सेल। लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। क्या बताना है, ट्रू बतानी है। एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, क्या जो न्यूक्लियोलस होता है स्पिंडल फॉर्मेशन में पार्ट लेता है। या फिर इट इज़ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। क्या है वो, न्यूक्लियोलस के लिए क्या सही है कि वो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की एक्टिव साइट है, जहाँ पे राइबोसोम आरएनए प्रोटीन ज़्यादा बनता है, वो क्या है, वहाँ की एक्टिव साइट होती है न्यूक्लियोलस की। अब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो होता ही नहीं है, पता है हमें कि डिवाइड ऑफ मेम्ब्रेन, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं मिलती, और वो इन स्पिंडल फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है नहीं, वो तो सेंट्रियोल कर रहे थे जो हमने पढ़ा था, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम। और जो लार्जर न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है डिवाइडिंग सेल में, लार्जर न्यूक्लियर नहीं, वहाँ पे ये होता है कि जो न्यूक्लियोलस कितने होते हैं, पर ये डिपेंड करता है, जो ज़्यादा न्यूक्लियोलस मिलेगा जो ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, ऐसा कुछ था डिवाइडिंग सेल में। हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस जो होते हैं लार्ज न्यूक्लियर वगैरह वहाँ होते हैं जो एक्टिव, जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ मिलते हैं। तो इसमें से ट्रू क्या है कि साइट क्या है, वो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट है। हम यहाँ पे थे, इधर हमने कर लिया था कि इक्वल क्रोमोसोम वाला था हमारा मेटासेंट्रिक। अब जो ऑर्गेनली एंडोमेम्ब्रेन की सिस्टम के आते हैं तो याद ही होनी चाहिए, कौन कौन आता है उसके अंदर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस, ईआर एंड लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल। तो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, सी ऑप्शन, ईआर, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल। विच ऑफ द इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने की इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है। तो क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, परऑक्सीजोम होगा, या फिर गोल्जी अपरेटस होगा, या फिर पॉलीजोम्स होगा। तो हमने पढ़ा था मेन पैकेजिंग का काम होता है गोल्गी बॉडीज़ का, लेकिन उनके अलावा क्या होता है, वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स भी बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है। लाइसोसोम्स आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोसेस से बनते हैं जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स के पास न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी की लाइन है लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, हाँ हमने पढ़ी थी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो इनकरेक्ट क्या है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पैकेजिंग नहीं होते, वो गोल्जी अपरेटस के पैकेजिंग की ही फॉर्मेशन होती है। जैसे ही वो पैकेजिंग करता है उसी में से कुछ वेसिकल्स बनते हैं जो लाइसोसोम्स में बन जाते हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 38 कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में पार्टिसिपेट करता है। फैटी एसिड ब्रेकडाउन में नहीं, सिक्रीटरी वेसिकल्स यस। कि कई बार हमने पढ़ा है जो ट्रांस फेस बर्ड फेस होती है वहीं से तो वेसिकल्स बनते हैं मैच्योर फॉर्म होके सारे, तो वो सिक्रीटरी वेसिकल्स भी बनाते हैं। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया कौन कर रहा था, मीजोजोम कर रहा था। अमीनो एसिड एक्टिवेशन नहीं, ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से इवेंट ईआर में नहीं होते। प्रोटीन की फोल्डिंग्स, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ द सिंगल पेप्टाइड या फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। क्या चीज़ नहीं होती है ईआर के अंदर। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो लिपिड्स और स्टेरॉल बनाता है कॉम्प्लेक्स। अब जो लिपिड्स और प्रोटीन है वो लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि कहाँ होता है एसईआर में होता है। और आरईआर इन्वॉल्व होता है प्रोटीन की फोल्डिंग में, ग्लाइकोसाइलेशन में और क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, इन सारी चीज़ों में। और किसकी बात पूछी जा रही है यहाँ से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये भी ध्यान देना है कि क्या पूछा है कि कौन सा इवेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता। तो उसमें क्या नहीं होता, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि ये एसईआर का काम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कई बार बच्चे रफ पढ़ना ही भूल जाते हैं कि अच्छा आगे रफ भी लिखा है, बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया और हो गया। नहीं, आगे उसने लिखा है रफ। रफ में कौन सी चीज़ें नहीं होती। अब बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाए, ये तो सारे काम करता है ईआर, लेकिन देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, रफ बोला गया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कितने क्वेश्चन है देखते हैं अप्रॉक्स। 138 क्वेश्चन है। मान लें तो अप्रॉक्स 140 मान लेता है। चलो करते हैं जितने होता है। तो हम यहाँ आ गए थे कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब चाहो तो देखो, जो लैम्ब्रश क्रोमोजोम, एलोजोम, सब मेटाक्रोमोजोम, ये लैम्ब्रश क्रोमोजोम वगैरह सब पहले आता था काफ़ी, और वो भी एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं था, एक्स्ट्रा में पढ़ाया जाता था। अगर करना चाहते हो तो मैं करवा देती हूँ, चलो कर ही लो। अब इसमें से पूछा है कि इनकरेक्ट मैच क्या है, कौन सा गलत है इनमें से। लैम्ब्रश क्रोमोजोम, अब तुम्हें पता होना चाहिए लैम्ब्रश क्रोमोजोम क्या होते थे, डिप्लोटीन बायवेलेंस। एलोजोम्स क्या होते हैं, एलोजोम सेक्स क्रोमोजोम्स को ही कहा जाता है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम्स जो होते हैं, अब देखो इनकी शेप भी इस चैप्टर में, सेल में जो हमने पढ़ा रिवाइज एडिशन में, वहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन जो हम पहले पढ़ते थे एनसीईआरटी, वहाँ पे इनकी शेप भी जाती थी कि कौन सी वी शेप बनती है, कौन सी आई बनती है, कौन सी ए बनती है, कौन सी जे बनती है। तो जो सब मेटासेंट्रिक होते थे ना, उनकी शेप एल शेप जैसी बनती थी। ये देखो, ये तुम ऐसे याद कर सकते हो, VLIG ट्रिक थी एक, और ये होता है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और नहीं, एक सेकेंड, हाँ, ये होता था एक्रोसेंट्रिक और ये होता था टीलोसेंट्रिक। देखो जब पूरा टर्मिनल पे है तो खाली एक ऐसी बचेगा, तो ये आई शेप हो जाएगी, पूरी एक आई शेप बनती थी। वी शेप क्या है, जब इक्वली इक्वली है, ऐसे पूरा सेंटर में तो वी शेप बन गई। एल शेप कैसी बनेगी, एक हल्का सा ऊपर है और एक नीचे से लॉन्गर सी बन जाएगी, तो वो एल शेप बन जाती थी। और एक बन जाती थी जे, जो होती थी मैं एक्रोसेंट्रिक, मतलब एक एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग, तो बनती थी जे शेप। ऐसे अलग अलग शेप्स आती थी, VLIJ। तो दैट इज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। तो जो सब मेटासेंट्रिक होती थी उसकी शेप क्या होती थी, एल शेप क्रोमोजोम ही होती थी। अब जो उसमें से गलत है वो है पॉलीटीन क्रोमोजोम, oocytes ऑफ एम्फीबियंस। अब जो पॉलीटीन क्रोमोजोम्स पे थे ना, वो एक जाइंट क्रोमोजोम, बहुत बड़े क्रोमोजोम्स के अंदर आते थे। तो वो कहाँ मिलते थे, सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के सलेवरी ग्लैंड्स में मिलते थे, ना कि oocyte ऑफ एम्फीबियंस। तो इसलिए इसमें इनकरेक्ट मैच किया जाएगा पॉलीटीन क्रोमोजोम। Which of the following organelle is responsible for extracting energy from the carbohydrate to form ATP? कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है ATP बनाने के लिए, सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेलेक्ट द मिसमैच, कौन सा गलत है। गैस वैक्यूल कहाँ मिलता है, ग्रीन बैक्टीरिया में। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में मिलेगा। पहली बात तो वैक्यूल सिर्फ प्लांट में मिलता है, यही गलत हो गया, एनिमल सेल में तो मिलेगा ही नहीं। फिर आ गए हम सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ मिलने वाले हैं, लाइसोसोम्स में मिलने वाले हैं, जो एक्टिव कहाँ पे होते हैं, एसिडिक पीएच पे होते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। अब इनमें से बतानी है कि कौन सा ऑप्शन इनके लिए करेक्ट बैठेगा। क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ये चू करेक्ट है। सेमी ऑटोनोमस जो खुद के काम खुद से कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था चैप्टर में कि हम एंडोसिम्बायोट थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें ये पढ़ा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या है। उनको ये कंसिडर किया जाता था, पहले वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह रहते थे, बाद में वो इवॉल्व हुए और मल्टी सेलुलर के अंदर आ गए। तो
तो ये ट्रू है, उनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहा जाता है। फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली एंड दे कंटेन डीएनए बट लाइक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी नहीं, उनके पास तो खुद के राइबोसोम्स मिलते हैं भैया 70 years वो भी। तो ये गलत है, फॉल्स हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से उनके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए ट्रू है, बी फॉल्स है। तो कौन सा स्टेटमेंट चली जाएगी? ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। माइक्रोट्यूब्यूल आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या क्या बनाते हैं? तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टिब्युलिन प्रोटीन के होते हैं, जो डेवलप करते हैं एक रीजन में, और वो किस ग्रोथ के अंदर जाते हैं ना, जब ग्रोथ करते हैं तो वो अलग अलग अपने मोनोमर्स में टूट जाते हैं। तो बेसिकली वो जो बनाते हैं स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स और सीलिया, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हमने पढ़ा भी है। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल लाइन से उठाए गए हैं एनसीईआरटी की। कहाँ पे थे? यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से कौन होता है? देखो न्यूक्लियाई भी डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट भी और माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ही होता है हमारा, दैट इज लाइसोसोम। तो ये याद कर सकते हो कि कौन से डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो गए। इसकी ट्रिक हो गई MNC, दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, C for is chloroplast एंड N फॉर इज न्यूक्लियाई। ये सब क्या है? हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई हैं, जो हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन से, दैट इज लाइसोसोम। तो बाकी सारे क्या है यहाँ पे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट क्या होता है प्लांट्स वैक्यूल्स में? दैट इज एंथोसाइनिन। अभी तुमने पढ़ा नहीं है तो तुम इसे याद ही रख सकते हो। मार्क द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन क्या है? फिर से वही, क्रिस्टा क्या है, सिस्टर्नी क्या है एंड क्रोमैटिन क्या है। तो क्रिस्टा कहाँ मिलेगा? इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्नी क्या होगी? डिक शेप सैक्स इन द गोल्गी apparatus. क्रोमैटिन कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड द थैलेकॉइड आर द फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स इन स्ट्रोमा। अब ये सब इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने हर चीज़ पढ़ी कि थैलेकॉइड क्या है, क्रिस्टा क्या है। तो हमारा क्या बन जाएगा? ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। तो ये ऑप्शन देखना में, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, ये देखो डी ऑप्शन बन जाएगा इसका हमारा 48 का। नाउ 49 सेलुलर ऑर्गेनेल जिसमें मेम्ब्रेन्स है, क्या क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियर। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता है नहीं, लाइसोसोम गोल्गी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर राइबोसोम, फिर राइबोसोम आ गया, क्रोमोसोम राइबोसोम, फिर राइबोसोम गला गया। तो आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेम्ब्रेन बाउंड, कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? दैट इज राइबोसोम्स। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। डीएनए किसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता? राइबोसोम्स के अंदर डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के पास तो है ही, क्लोरोप्लास्ट के पास अपने के साथ साथ और एक्स्ट्रा वाले भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर एनवेलप किससे बनता है? हमने पढ़ा भी है कि न्यूक्लियर एनवेलप के एसोसिएशन की क्लोज एसोसिएशन में कौन रहता है? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो किससे बनता है? न्यूक्लियर एनवेलप डेरिवेटिव है किस चीज़ का? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय द स्टैकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स इन द क्लोरोप्लास्ट क्या? अब हमने पढ़ा था ये ऐसे ऐसे होते जाते हैं पूरा अटैच, तो क्या होता है? एक सिंगल, दैट इज थैलेकॉइड, और जब वो ऐसे कॉइन की तरह पाइलअप हो जाएंगे तो क्या बन जाते हैं? ग्रेना। तो इन्होंने क्या कहा है कि वो ऑर्गेनाइज हो गए हैं फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स इन द क्लोरोप्लास्ट आर, और स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक चढ़ गए, दैट इज ग्रेना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। करेक्ट क्या है? रफ ER क्या करता है? ग्लाइकोजन बनाता है। रफ ER क्या है? ऑक्सीडेटिव फैटी एसिड कराता है। नहीं, जो हमने पढ़ा था कि जो ग्लाइकोजन है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन और सारी चीज़ें। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया भाई ग्लाइकोजन, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन जिसने समरी पढ़ी है तो उसे पता है कि भाई ग्लाइकोजन भी बनाता है, ग्लाइकोजन का सिक्रीशन भी कराता है हमारा। तो जो अब स्मूथ ER होता है वो क्या कराता है? लिपिड का सिंथेसिस कराता है। ये एक फंक्शन होता है किसका? हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, एक एंड के पास क्लोज है। अब इसने टर्मिनल नहीं कहा, एक एंड के पास क्लोज कह रहा है कि एक एंड के पास क्लोज होगा, तो क्या बनेगी? वो कौन सी शेप बनने वाली है? हमारी J शेप बनेगी, और उसका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? एक्रोसेंट्रिक। जो solid linear cytoskeleton element having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as। अब ये क्या है कि एक solid लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट है जिसका डायमीटर कितना है?
6 नैनोमीटर डायमीटर है और सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर का बना है, मतलब एक जो बना हुआ है, एक ही उसके अंदर पूरा सब्सटेंस है, सिंगल टाइप मोनोमर का बना हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है, ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं सिंगल टाइप मोनोमर के बने होते हैं। तो इसका आंसर जाएगा हमारा माइक्रोफिलामेंट। देखो, अब जो माइक्रोफिलामेंट है ना, जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो सिलेंड्रिकल रॉड के जैसे दिखते हैं और उनका लगभग 6 to 8 नैनोमीटर की उनकी थिकनेस होती है और ये कैसे हॉलो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है पूरा, और ये टिब्युलर प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अंदर न्यूमरस छोटे 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 प्रोटीन फाइबर्स ऐसे तुम्हें देखने मिलते हैं, इसलिए कहते हैं कि बने तो है ये अलग अलग प्रोटीन, जैसे केराटिन हो गए, नेल्स, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल्स इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, सिंगल टाइप एक ही मोनोमर से बना होगा, दैट इज़ माइक्रोफिलामेंट। अब जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन होता है सेल का, अगर उसको तुम वाटर में रख लो तो कौन रेगुलेट करेगा, तो ये तो पता ही है, हमने पढ़ा है कि क्या करता है, हमने वैक्यूल्स का काम रहता है ऑस्मो रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें, तो कौन काम करेगा, वैक्यूल्स काम करेंगे। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब फिर इनको मैच करो, करेक्ट आंसर बिठाओ, क्या बनेगा। सेंट्रियोल क्या है, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, न्यूक्लिक एसिड, थैलेकॉइड या इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, तो क्रिस्टाई तो क्या है, इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोजाइम क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड है राइबोजाइम, या सेंट्रियोल है, या फिर क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल बताओ क्या होगा, थैलेकॉइड में मिलेगा। और सेंट्रियोल कहाँ मिलने वाला है, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, या न्यूक्लिक एसिड, सोच के बताओ। देखो, ये जो राइबोजाइम होता है ना, ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर आता है। एक ही न्यूक्लिक एसिड है लेकिन एंजाइम की तरह काम भी करता है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो डी अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सेंट्रियोल का क्या बन जाएगा हमारा, क्या था सेंट्रियोल, किस में मिलने वाला है तुमको, ऑप्शन देखते हैं। देखो, सेंट्रियोल आर द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला, ए का क्या ऑप्शन जाएगा, फोर्थ। तो ये दो एलिमिनेट हो गए, बचा हमारा ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। फिर चले हम क्लोरोफिल की तरफ। क्लोरोफिल क्या मिलने वाला है, थैलेकॉइड में मिलेगा, तो बी का क्या जाएगा, सेकंड। तो अभी हमारे पास क्या मिल गया, आंसर तो मिल गया, इसका क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। लेकिन बाकी दो भी करेक्ट कर लेते हैं। सी क्या है, क्रिस्टा किसकी है, इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सही है, सी का फर्स्ट। राइबोसोम क्या है हमारा, न्यूक्लिक एसिड, डी का थर्ड। तो आंसर है हमारा ए। अब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका मेजर रोल क्या होता है, हमने पढ़ा है कि मेन काम है उसका पैकेजिंग का करना, तो वो एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेलिज है नहीं, वो पोस्ट ट्रांसलेशन या मॉडिफिकेशन, यस, वो क्या करता है, पैकेजिंग करते हैं प्रोटीन्स की और ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स। तो इसका आंसर चल जाएगा 59 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद इट फंक्शन। अब हमें देख के समझ आ रहा है क्या है ये, किस ऑर्गेनेली को दिखाया गया है यहाँ पे, दैट इज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इसका आंसर जाएगा बी। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स कहाँ सिंथेसाइज होता है, हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दैट इज SCR। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड डज नॉट कंटेन स्टोर फूड मटेरियल, किसके अंदर स्टोर फूड मटेरियल नहीं मिलेगा, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलर के लिए। और ये तीनों क्या थे, एल्यूरो, एलाइलो एंड अमाइलो, ये क्या थे, फूड स्टोरिंग क्लोरोप्लास्ट थे, जिसमें से किसके अंदर आते थे, ये ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। एल्यूरोप्लास्ट में क्या था, प्रोटीन था, जो हम पढ़ते हैं क्या, एल्यूरोन लेयर के बारे में। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर प्लास्टिड होते हैं, इसलिए इसके अंदर कोई भी फूड मटेरियल नहीं आएगा, ये कलर प्रोवाइड कराते हैं फूड को। नेक्स्ट है हमारा विच सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनली ए। अब ये ऑर्गेनली ए क्या है, इसके अंदर थोड़ा जूम करते हैं ताकि कुछ समझ आए अच्छे से। देखो अब क्या है, दिख रहा है ये हमें, क्या है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, अब हमें ये देखना है इसमें। तो सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनली ए इन द डायग्राम। तो आपको क्या दिखा है, गोल्जी बॉडी था, लाइजोसोम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, नहीं, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका काम क्या है, सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी बनाना, एनर्जी बनाना सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के लिए आप एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करें जो सही हो, कि सोडियम पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, नहीं, हमने पढ़ा है इसका एग्जांपल, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। प्रोटीन्स जो बने होते हैं 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन में आते हैं, नहीं, 50 कितना आते हैं, 52 to 40, और ये सेल टू सेल वेरी करता है। लिपिड्स अरेंज होते हैं बाय लेयर में, पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट, पोलर हेड्स अंदर की तरफ होती है, नहीं भाई, वहाँ तो तेल मिलती थी, और पहली बात तो अंदर की तरफ, और पोलर हेड तो बाहर की तरफ होते थे।
फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। किसने प्रपोज किया था मेम्ब्रेन का मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन ने। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ट्रू अबाउट द राइबोसोम। राइबोसोम के लिए क्या सही है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80s होता है, वहाँ पे एस स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये बात सही कही, एस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, सेडवर्क्स यूनिट होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें 80s नहीं 70s मिलता है। और हमसे पूछी गई है ट्रू, दीज आर द कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन। क्या वो राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं? ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम बाकी और स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। और क्या दी गई है इधर कि ये फाउंड सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलता है? नहीं भाई, ये एक अकेलौते तो ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट्स में भी मिल रहा है। दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम ऑफ द आरएनएस। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट। तो आंसर वही जाएगा हमारा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लमाइडोमोनास। इन दोनों में से क्या डिफर नहीं करेगा ई कोलाई और क्लमाइडोमोनास में? राइबोसोम भी करेगा, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन भी करेगी और सेल वॉल भी करेगी। ई कोलाई बैक्टीरिया है, क्लोमाइडोमोनास हमारी ग्रीन एल्गी के अंदर आता है। तो क्या सेम होगा इनके अंदर? सेल मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब। कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब है? थैलेकोइड्स फ्लैटन मेम्ब्रेनस सेक होते हैं जो ग्रैनर बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट के। सही बात है। सेंट्रियोल आरएनए की सिंथेसिस होता है? नहीं भाई, ये किसने कह दिया? राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में लार्जर होते हैं और साइटोप्लाज्म में स्मॉलेस्ट। ये भी गलत बात है, उल्टा बता दिया। राइबोसोम ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं, पीएच अबाउट 8.5। नहीं, वो तो एसिडिक पे होता है। और ये कैसे पीएच हो गया? बेसिक पीएच हो गया। 7 से नीचे जाओ दैट इज एसिडिक, 7 से ऊपर जाओ दैट इज बेसिक। तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनलीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली। क्या कौन सा स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनली है कि वो ऑर्गेनली के अंदर पाया जाता है? दैट इज राइबोसोम, क्योंकि वो एक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों खुद एक ऑर्गेनली है और उनके अंदर एक और ऑर्गेनली मिल रहा है, दैट इज राइबोसोम। तो इसका आंसर जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक प्लेस इन। कहाँ होता है? अब पेप्टाइड सिंथेसिस वही पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन्स में, अमीनो एसिड्स में। तो कहाँ होगा? राइबोसोम में होगा। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ बनते हैं? गोल्जी बॉडी में बनता है। पैकेजिंग होती है साथ साथ वहाँ पे, इनका काम भी होता है, इनका फॉर्मेशन भी होता है। कौन सा इसमें से कंसिडर नहीं किया जाता कि एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है? एंडोमेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन आते हैं? ईआर आता है, गोल्जी प्लेटस आता है, वैक्यूल आता है, लाइसोसोम्स आते हैं। तो इसका आंसर जाएगा पेरोक्सीसोम्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गिवन द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट्स 4 पार्ट ए बी सी डी। सेलेक्ट द पार्ट करेक्टली मैच। की क्या क्या मैच है करेक्टली? अब हमें डायग्राम हमने देखा हो तो हमें पता है डी क्या है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, बी है इनर मेम्ब्रेन, फिर ए क्या है उसके अंदर उसकी। अब ये डायग्राम यहाँ क्लियर नहीं है लेकिन हम लगा सकते हैं समझ के। डी आउटर मेम्ब्रेन को दिया है और इन्होंने क्या दिया है कि वो इनर मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग बनाती है। नहीं, गलत है। बी क्या है? इनर मेम्ब्रेन है, वो इनफोल्डिंग्स ऑफ क्रिस्टा बनाती है। सही बात है। सी इन्होंने क्रिस्टा दिखाई है और उसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम में मिलता है। नहीं, वो तो मैट्रिक्स में मिलने वाला है। मैट्रिक्स क्या है? मेजर साइट है रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम की। नहीं, वो तो मेम्ब्रेन पे मिलता है। तो ये सारे गलत हो गए। करेक्ट क्या हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास मेनली क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं, प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बायलेयर होते हैं, प्रोटीन एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट बायलेयर होता है, या प्रोटीन एम्बेडेड इन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो कहाँ पे होते हैं प्रोटीन एम्बेडेड? प्रोटीन के बायलेयर होती है कि फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर होती है? तो इसका आंसर जाएगा बी कि क्या होते हैं? प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं फॉस्फोलिपिड की और वो भी बायलेयर में, ना कि प्रोटीन लेयर है, ना ग्लूकोज पॉलीमर है, ना ही कार्बोहाइड्रेट बायलेयर है। तो इसका आंसर चल जाएगा हमारा बी ऑप्शन। द मेन एरिया ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ सेल इज। जो मेन एरिया क्या है जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ होती हैं, डेट इज साइटोप्लाज्म। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए। किसका खुद का डीएनए मिलने वाला है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडिसेंट सेल्स एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। मैंने समझाया था डायग्राम से बनाते हुए भी ये पूरा कि कौन सा इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है दो को कनेक्ट करने के लिए नेबरिंग सेल को, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure present the cytoplasm which help in the maintenance of the। अब हमें लाइन पढ़ते ही समझ आ देना चाहिए किसकी बात की जा रही है। ऑब्वियसली साइटोस्केलेटन की बात की जा रही है। क्या है? एक नेटवर्क है जो उसका स्ट्रक्चर, शेप, मेंटेन, मोटिलिटी सब में काम कर रहा है। फिर से आ गया कि नीचे जो दिया गया है उसको पहचानो। क्या है? ए क्या है, डी क्या है, बी क्या है। तो जब तुम इसको अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा डायग्राम तो तुम एक बार इसको रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी में, इस पूरे डायग्राम को उठाना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए। अब देखो ए पार्ट क्या है इस, ये क्या है इधर? रफ एंडोप्लाज्मिक। देखो राइबोसोम से दिख रहे हैं ना थोड़े थोड़े, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ए का क्या हो गया? फिफ्थ हो गया। फिर है बी। बी क्या है हमारे? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। एनसीईआरटी का डायग्राम है, वहाँ से उसको याद करोगे तो समझ आ जाएगा, उससे खोल लोगे यहाँ समझ नहीं आ रहा। तो बी क्या है तुम्हारा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? तुमको ये मिलेगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में। तो ए का क्या बन गया? ए का लिख दो यहाँ फिफ्थ बन गया। बी का क्या बन गया? फोर्थ बन गया। सी पे चलो, सी क्या है तुम्हारा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात की गई है।
तो देखो न्यूक्लियस कहाँ है, सी का, ये बन गया एर्थ, दैट इज न्यूक्लियस। डी, डी देखो डी क्या है तुम्हारा, साइटोप्लाज्म है, अंदर जो दिखाया गया था पूरा वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है ये, तो इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, सी का एथ एंड डी का थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, मिडिल लेमेला किसका बना होता है, ये हमने पढ़ी है पूरी लाइन, कैल्शियम और पेक्टेट का बना होता है मिडिल लेमेला। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन किसके बने हुए होते हैं, साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट, इसे भी चलते हैं, पहले ऊपर की तरफ चलते हैं। चलो यहाँ पे थे हम, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, कनेक्शंस हैं, हमने पढ़ा था किसके बीच में कनेक्शंस होते हैं, ये एडजेसेंट सेल्स के बीच के कनेक्शंस होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन। इन जर्मिनेटिंग सीड, जब जर्मिनेटिंग सीड की बात करते हैं तो फैटी एसिड डिग्रेड होता है एक्सक्लूसिवली इन द, किसके अंदर जो फैटी एसिड है वो डिग्रेड होता है, बेसिकली ग्लाइकोक्सिसोम्स होते हैं ये, जहाँ पे ये चीज़ होती है। ग्लाइकोसोसोम जनरली कहाँ मिलते हैं, ईस्ट वगैरह में मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स होते हैं ना, जहाँ पे फैट को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, तो उसके लिए ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल चलती है। तो अब उसका काम कहाँ होती है वो हम तुमसे कर सकते हो, नाम से रिलेट कर सकते हो। तो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल या ग्लूकोनियोजेनेसिस वो कौन होती है, ग्लाइकोक्सिसोम्स में होती है। वैक्यूल इन अ प्लांट सेल, अब वैक्यूल के रिस्पेक्ट में क्या यहाँ पे सही है तुम बताओ। लैक मेम्ब्रेन एंड कंटेन एयर, ये तो गलत हो गया भाई, मेम्ब्रेन होती है और उसका अलग से नाम भी दिया गया, इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। फिर लैक मेम्ब्रेन, ये गलत हो गया। मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके पास स्टोर करती है प्रोटीन एंड लिपिड्स को, नहीं, ये भी गलत हो गया। मेम्ब्रेन बाउंड है और वाटर और एक्सिटरी सब्सटेंस को स्टोर करती है, ये बात सही है। Keeping in the view of fluid mosaic model for the structure of the cell membrane, which of the following statement is correct with respect to the movement of lipid and protein from one lipid monolayer to the other? अब ये कह रहा है कि ये जो मूवमेंट होता है वहाँ पे फ्लूइड मोजाइक मॉडल को रखते हुए, तो उसमें से क्या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट याद रखो, करेक्ट बतानी है, क्या बतानी है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली क्या है, वाइल प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप लिपिड्स कैन नॉट, कि क्या जो प्रोटीन है वो फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं लेकिन लिपिड्स नहीं। भाई हमने तो गलत, हमने तो ये पढ़ा है कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर था लिपिड का, वही क्या बताता है, वही उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। तो ये तो गलत हो गई। नीदर लिपिड नो प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप, ये भी गलत है। बोथ लिपिड और प्रोटीन, नहीं, दोनों भी नहीं करते हैं। तो वहाँ जहाँ पे वाइल लिपिड्स कैन रियली फ्लिप ऑफ एंड प्रोटीन्स कैन नॉट, कि वहाँ पे रेयरली कभी कभी लिपिड्स फ्लिप फ्लॉप करते हैं लेकिन प्रोटीन नहीं करते। फ्लिप फ्लॉप का मतलब है जैसे ऐसे हैं तो ऐसे, पहले ऐसे थे फिर पलट के दूसरी तरफ ऐसे हो गया, अपने आप को मतलब टर्न कर देना, दैट इज फ्लिप फ्लॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का इनमें से क्या कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, वहाँ पे ग्लाइकोलिपिड मिलेगा, फॉस्फोलिपिड मिलेगा, प्रोलीन मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। तो क्या पूछा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है जो उसके अंदर नहीं आता, प्रोलीन, प्रोलीन नहीं आता उसके अंदर। फॉस्फोलिपिड भी थे और ग्लाइकोलिपिड्स भी थे, कोलेस्ट्रॉल भी थी, शुगर, कार्बोहाइड्रेट सब था वहाँ पे, तो प्रोलीन्स नहीं होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इनमें से, फिर से, कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के पास इंटरनल कंपार्टमेंट है, थैलेकॉइड स्पेस है और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। भाई गलत, ही तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की बात की हुई है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ से गई, यही स्टेटमेंट गलत हो गई। बोथ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, हाँ दोनों के पास डीएनए होता है। जो क्लोरोप्लास्ट जनरली होता है वो बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, ये भी सही बात है। और डी क्या है हमारा, कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया उनके पास इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है, सही बात है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पहली जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट, फिर से कि कौन सी करेक्ट नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल अ सीव, आउटर मेम्ब्रेन सीव को रिजेंबल करती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जो आउटर मेम्ब्रेन है सारे मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल है। अब क्या कहा है इसने, नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है। द एंजाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड, फिर से देखो अभी हमने पढ़ा ही था कि आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते, इनर मेम्ब्रेन में होता है। इनर मेम्ब्रेन हाईली कॉन्वुलेटेड होती है, सही बात है, वो ऐसे कॉन्वुलेटेड होती है तभी क्या बनते हैं, वहाँ पे क्रिस्टा बनते हैं। एंजाइम कहाँ होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं होते, इनर मेम्ब्रेन पे होता है। आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होते हैं सारे काइंड मॉलिक्यूल्स की, ये भी सही बात है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है रिजेंबल अ सीव, वो सीव की तरह रिजेंबल करती है, हाँ, क्योंकि वो स्मूथ होती है, फ्रीली परमेबल होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स के। उसके बाद कुछ ही एंजाइम्स होते हैं और बहुत ही पुअर प्रोटीन्स होते हैं, मतलब प्रोटीन रिच बिल्कुल भी नहीं होती है इसलिए। और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है कि कौन सी इनमें से करेक्ट नहीं है, दैट इज 87 का जाएगा आंसर सी। आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं मिलते, इनर मेम्ब्रेन पे मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट, अब सीलिया के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। सीलिया के पास आउटर रिंग है, 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, जो 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स को
करके रखते हैं, दैट इज़ 9+2 एरे का डबलेट वगैरह में मिल रहे थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो ऑर्गेनाइज बीटिंग है सीले की कंट्रोल करते हैं, Ca2 के फ्लक्स करते हैं। देखो अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, हमने नहीं गए हैं, हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, तो पहला तो सही हमें पता है भाई, लिखा है, मेंशन किया गया। माइक्रोटिब्यूल्स ऑफ सीलिया, उसके पास टिब्यूलिन प्रोटीन होता है, ये भी हम पढ़े हैं अभी। सीलिया हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं, ये भी सही है। तो इनमें से क्या क्या नॉट करेक्ट हुआ, क्या गलत हुआ, ये तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और हमने पढ़ी हुई हैं। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, कई बार अगर तुमने वो चीज़ नहीं पढ़ी है तो वो चीज़ पे जाओ तो तुमने पढ़ी है, तो वहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, इस मेथड को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। अब जो क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट में, वो कहाँ लोकेटेड होता है, वो तुम्हारा लोकेटेड होता है थैलाकॉइड में। थैलाकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं तो बनता है ग्रेना, तो इसका आंसर चल जाएगा ग्रेना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो अगर हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की तरफ चलें फिर से, तो इन रिसेंट ईयर मॉडल जो मॉडिफाइड हुआ है उसके रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो बेसिकली हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को देखते हुए ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बायलेयर, प्रोटीन कैन अंडरग्रो, देखो फिर से वही आगे, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं करते भाई, लिपिड करते हैं, तो ये क्या है, यही इनकरेक्ट है, बाकी सारी करेक्ट है। प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विद सर्टेन डोमेन ऑफ द मेम्ब्रेन, सही बात है, वो कन्फाइंड रहते हैं अपनी जगह पे, वो फिक्स होता है। मैनी प्रोटीन रिमेन कम्प्लीटली एम्बेडेड, हाँ कुछ क्या होते हैं, दो टाइप के प्रोटीन मिलते हैं, वही कुछ पेरीफ्री पर रहने वाले सरफेस पे, कुछ इंटीग्रल होते हैं। अब इंटीग्रल में पार्शियली बरीड भी होते हैं कि आधे धसे हुए, और कंप्लीटली बरीड जो पूरे अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। तो इसका क्या चल जाएगा, इसका आंसर बी चला जाएगा। सेंट्रोमेयर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमेयर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सेंट्रोमेयर की आवश्यकता पड़ती है मूवमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल, क्रोमोसोम का मूवमेंट कराना टुवर्ड्स पोल की तरफ, और ये कहाँ मिलता है सिर्फ सॉरी, जो सेंट्रोमेयर है उसका मूव, वो क्या क्यों रिक्वायर्ड है, वो क्रोमोसोम का मूवमेंट कराता है टुवर्ड्स पोल। The main organelle involved in modification and the outing of the newly synthesized protein to their destination, देखो फिर से मॉडिफिकेशन करना है और उसको फिर उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो ये कौन करते हैं, ये काम है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एक दो और कर लेते हैं, फिर बाकी के जो बचे रहेंगे कुछ क्वेश्चन उसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। जो माइक्रोटिब्यूल है कहाँ एब्सेंट मिलने वाला है तुमको, माइट्रोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलेगा, फ्लैजिला में नहीं मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑब्वियसली बात है माइक्रोटिब्यूल माइट्रोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलेगा, यहाँ तीनों में मिलता है, हमने पढ़ा है। लाइजोसोम्स कंटेन, लाइजोसोम्स के पास क्या मिलता है, लाइजोसोम्स के पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम मिलेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलेगा, एनाबॉलिक एंजाइम मिलेगा, रिडक्टिव एंजाइम मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलेगा, एनसीईआरटी की लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम इंगेज इन प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल, अब फिर से प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाएगा, राइबोसोम, जो कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे एंड ईआर, तो मतलब राइबोसोम मिल जाएगा ईआर पे तो बन जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में तो होता ही है, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ तक हमने मोस्टली ज़्यादातर पीवाईक्यूज़ कर ही लिए हैं, कुछ पीवाईक्यूज़ बचे हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करके देखना, और वीडियो के बाद खुद से ट्राई करके देखना। अगर तुमको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, वो आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और पढ़ लेना चैप्टर को, अगर तब भी कोई डाउट आए क्वेश्चन करते टाइम कि ये पार्ट में मुझे ये समझ नहीं आया तो ये बता दो दी, तो मेंशन कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। बाय बाय।